हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रेस सब जुडाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विचाराधीन न्याय। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक आता है ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी 1908 के अंतर्गत आता है। इसमें जो हम ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया, ये जो मैंने टॉपिक बताया रेस सब जुडाइस, ठीक है, जिसको मैंने हिंदी में बोला कि विचाराधीन न्याय, तो ये जो है सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। सेक्शन 10 की लैंग्वेज एक बार आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 10 में क्या लिखा? सेक्शन 10 में लिखा है कि स्टे ऑफ सूट। देखिए, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such title is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction, और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। फिर उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब इस सेक्शन को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो इस सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं रेस सब जुडाइस, ठीक है। सेक्शन 10 जिसमें स्टे ऑफ सूट लिखा हुआ है, इसी को रेस सब जुडाइस बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं विचाराधीन न्याय, यानी कि कोर्ट में कोई भी जो प्रोसीडिंग है वो अभी किसी दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जो है उस पर्टिकुलर केस में जो है दूसरा, यानी कि दो कोर्ट, जैसे मैं आपको बताऊं, दो कोर्ट्स हैं, एक कोर्ट और दो कोर्ट। किसी भी कोर्ट में कोई भी फैसला अगर किसी सेम पर्सन का चल रहा है तो वो दूसरे कोर्ट में अपना जो है केस तो कर सकता है, ठीक है, वहां पे केस तो कर सकता है, लेकिन उस केस का जो है ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं विचाराधीन न्याय, यानी कि दो कोर्ट हैं, एक पर्सन है, दो पर्सन है, इसकी प्रॉपर्टी है, बी ने छीन ली है, ये ए है, ये बी है। अब जो है बी ए की प्रॉपर्टी छीन लेता है। अब ए जो है वो पीड़ित व्यक्ति है, वो विक्टिम है, वो कोर्ट में जाता है, ए में जाता है। ये ए कोर्ट है, ये बी कोर्ट है। कोर्ट ए में जाता है, ठीक है, एक सूट तो यहाँ फाइल कर देता है। उसके बाद ए को लगता है कि यार इसमें जो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो जो है कोर्ट बी में भी जाता है, एक सूट यहाँ भी फाइल कर देता है। सूट फाइलिंग करने में दोनों कोर्ट में फाइल कर सकता है, इसमें कोई भी कहीं की किसी भी चीज़ की जो है कोई आपत्ति नहीं है। ये कहीं पे भी कोर्ट, ये कहीं पे भी जो है सूट वो फाइल कर सकता है। लेकिन होगा क्या कि सूट का जो है ट्रायल, यानी कि विचारण, यानी कि जो है जैसे ही ट्रायल स्टार्ट हो जाता है ना, ट्रायल जो है किसी भी, जैसे किसी भी एक कोर्ट में ही होगा, दोनों कोर्ट में ट्रायल नहीं होंगे एट द सेम टाइम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैटर इन इश्यू, यानी कि विवादित, ठीक है, यानी कि विवादित वाद, यानी कि जो चीज़ डिस्प्यूट में है, ठीक है, वो चीज़ हो गई। जैसे मैंने आपको बताया ए और बी की बीच में जो है प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? विवादित वस्तु हो गई, यानी कि ये चीज़ हो गई मैटर इन इश्यू। इसका ही तो इश्यू है, इसी चीज़ के लिए ए जो है कोर्ट में गया। और चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट को बोलते हैं पूर्ववर्ती वाद, और जो फॉर्मर सूट होता है, जैसे दो सूट किए ना इसने, एक सूट यहाँ पे डाल दिया ए की कोर्ट में, एक सूट जो है बी की कोर्ट में डाल दिया, बी कोर्ट में। तो पहले वाला जो सूट इसने डाला, मान लीजिए ये सूट इसने डाला 10 अक्टूबर 2020 या 2024, कुछ भी लिख लीजिए। दूसरा सूट इसने इसी प्रॉपर्टी को लेके बी कोर्ट में डाल दिया 11 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो दोनों कोर्ट में डाल सकता है, डालने में इसमें कोई मनाही नहीं है, यानी कि इसको जो है सूट फाइल कर सकता है। अब पहली कोर्ट में डाला गया सूट कहलाएगा पूर्ववर्ती वाद, यानी कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, और जो दूसरी कोर्ट में, जो बाद में, जिस कोर्ट में जो 11 तारीख को जो सूट डाला गया, उसे बोलेंगे पश्चातवर्ती वाद। इसमें जो है इतनी चीज अगर आप समझ गए तो मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे और आगे क्या लिखा हुआ कि बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि ए और बी में ही जो डिस्प्यूट है उसी को लेके पहली कोर्ट में भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, ए और बी के बीच में ही जो डिस्प्यूट है उसी को लेके जो है दूसरी कोर्ट में भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। तो ये तो हो गए बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। और
फिर लिखा हुआ कि लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सेम टाइटल मतलब उसी टाइटल को लेके कि ये जमीन जो है विवादित किसकी है, ए ने बोला मेरी है, बी ने बोला मेरी है, तो सेम टाइटल, टाइटल किसका होएगा, ठीक है, मतलब ये जो है जमीन के ही टाइटल के लिए, ठीक है, ये जमीन का नाम जो है किसके नाम पे जाएगा, ये जमीन किसकी है, ए की है या बी की है। तो इतना आप समझ गए होंगे। फिर आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन फाइल अ सूट इन मोर देन वन कोर्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई भी पर्सन जो है एक सूट जो है दोनों दो कोर्ट में डाल सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, बस शर्त क्या होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सेम रिलीफ, अगर उसको जो है सेम रिलीफ, रिलीफ को हिंदी में बोलते हैं अनुदेश, सेम रिलीफ उसने मांगा होना चाहिए कि मुझे जो है जमीन की जो टाइटल है वो मेरे नाम होनी चाहिए, और अगेंस्ट द सेम पार्टी, और पार्टी भी वहां पे सेम होनी चाहिए। ये तीन जो है एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। और जो है कॉज ऑफ एक्शन भी जो है उसी चीज के लिए अराइज हुआ हो, ठीक है। एंड देयर इज नो बार इन फाइलिंग द सूट, कोई बार नहीं है सूट फाइल करने में, दोनों कोर्ट में आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं। बट द सूट विल बी ट्राइड इन ओनली वन ऑफ द कोर्ट, यह जो सूट है वो सिर्फ एक कोर्ट में ट्रायल होगा, विच एवर विल बी ट्राइड अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज द फॉर्मर सूट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखना है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10, यानी कि जो रेस सब्जुडाइज है उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो है देयर मस्ट बी टू सूट्स, दो सूट होने चाहिए, एक पहले इंस्टीट्यूट किया गया और दूसरा बाद में, यानी कि सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट सूट। दूसरा जो मेन कंडीशन है इसकी, जो दूसरा मेन एलिमेंट है कि द मैटर इन इश्यू इन सब्सिक्वेंट सूट इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। यानी कि जो मैटर इन इश्यू है, जो बाद वाले, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था पश्चातवादी वाद, पश्चातवादी वाद यही होता है सब्सिक्वेंट सूट, जो जो सूट बाद में फाइल किया गया उसी को बोलते हैं पश्चातवादी सूट। अगर उसमें भी जो मैटर इन इश्यू डायरेक्टली और सब्सटेंसली इन इश्यू सेम है जो कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में है, यानी कि दो सूट हैं, पर्सन एक है, इसने ए कोर्ट में भी फाइल कर दिया, इसने बी कोर्ट में भी फाइल कर दिया, दो कोर्ट अलग अलग कोर्ट हैं, दोनों के जो हैं क्या मैटर इन इश्यू जो है वो जो है सब्सिक्वेंट सूट जो बाद में फाइल कर रहा है उसमें भी जो है मैटर इन इश्यू की आखिर मामला क्या है, किस चीज का मामला है, क्या चोरी का है, या ए ने बी की चोरी की, बी बोलता है मैंने चोरी नहीं की, प्रॉपर्टी का है, ए बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है, बी बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई, मैटर इन इश्यू। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि इश्यू क्या है, इश्यू प्रॉपर्टी का है, तो ये हो गया मैटर इन इश्यू, प्रॉपर्टी जो है वो मैटर इन इश्यू हो गई। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखिए, बोथ सूट्स मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ये जो सूट है ये दोनों सेम पार्टी के बीच में होना चाहिए, या फिर हो सकता है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हो। फिर जो है चौथा वाला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग, वो पेंडिंग चल रहा हो, वो लंबित चल रहा हो न्यायालय में, ठीक है। इसी के जो है जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो कहाँ पेंडिंग चल रहा हो, इन द सेम कोर्ट इन विच सब्सिक्वेंट सूट इज फाइल्ड इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग जुडिक्शन टू गेट द रिलीफ क्लेम्ड। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोर्ट है ए, ये कोर्ट है, पार्टी हैं दो, ए बी, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूट है, मैटर इन इश्यू जो है वो है प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये जो है 2 बीघा का खेत है। अब ये जो 2 बीघे का खेत है, ए बोलता है ये मेरा है, बी बोलता है मेरा है, टाइटल को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट है। अब जो है ए जो है सूट का फाइल सूट कर देता है कोर्ट में अगेंस्ट बी। पहली बार इसने सूट फाइल किया, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये हो गया प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द सेम कोर्ट इन विच सब्सिक्वेंट सूट इज फाइल्ड। फिर ये दोबारा देखिए, इस कोर्ट में दो जजेस बैठे हो सकते हैं, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं सिविल जज, जो भी बोलते हैं आप देख लेना, और दूसरा होता है सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। यानी कि ये जो है छोटा जज होता है जूनियर डिवीजन, ये सीनियर डिवीजन जो है वो बड़ा जज होता है एक्सपीरियंस के बाद। तो ए ने क्या किया, बी के खिलाफ एक सूट जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहां डाल दिया, एक एक सूट जो है, एक सूट सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहां डाल दिया, एक सूट जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन के वहां डाल दिया,
ये सोच रहा था कि जो है दोनों तरफ से मुझे रिलीफ मिल जाएगा, कोई ना कोई तो जो है मैटर को जो है सुलझा देगा, कोई ना कोई तो ये बताएगा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। ये तो बहुत अपने आप को चालू बन रहा था। ठीक है, तो पहला वाला सीन ये हो गया कि इसने जो यहाँ पे सेम कोर्ट की बात चल रही है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट भी इसी कोर्ट में था और सब्सिक्वेंट सूट भी जो है इसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है। फिर लिखा हुआ है इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग जुडिक्शन टू गेट द रिलीफ क्लेम। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, दो कोर्ट अलग अलग लेते हैं। इन एनी अदर कोर्ट लिखा ना, पहला तो हमने जो है लोअर कोर्ट मान लिया, दूसरा जो है इससे हायर कोर्ट मान लिया। इसे हाई कोर्ट मान लेते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दोनों सिविल कोर्ट्स हैं, प्रॉपर्टी सेम है। ए ने जो है एक सूट यहाँ पे फाइल किया था, दूसरा जो है इसने इससे ऊपर वाले में फाइल कर दिया, हाई कोर्ट में। सूट दोनों जगह फाइल कर दिया। पहले इसने जो है लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया था, बाद में जो इसने सब्सिक्वेंट सूट कहाँ फाइल किया, इसने जो है हाई कोर्ट में किया। तो इस केस में भी क्या होगा, जो जो प्रीवियसली सूट अगर यहाँ पे जो है ट्रायल में चल रहा होगा तो हाई कोर्ट बोलेगा कि अभी जो है मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो यानी कि जब इसका विचाराधीन, यानी कि जब विचार दे देगा अपना, जब ये डिसीजन दे देगा ये वाला कोर्ट, तब जाके हाई कोर्ट जो कुछ कर सकता है उसमें। यानी कि एक समय पे एक साथ जो है एक ही इश्यू को लेके दो कोर्ट में सूट फाइल नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात, सेक्शन 10 इतना कहता है। ठीक है, फिर तीसरा वाला जो एसेंशियल एलिमेंट है, इन एनी कोड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, इट मस्ट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए ये वाला जो प्रोविजन लिखा है ना, इसने लिखा है 1908 1908 में हमारी सीपीसी बनी हुई थी। ये जो वर्डिंग्स है तब के ही हैं। और तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब ये कानून बनाया था, सीपीसी बनाई थी, तो उनका जो है क्षेत्र सिर्फ इंडिया ही नहीं हुआ करता था, इंडिया के आउटसाइड भी हुआ करता था, म्यांमार हुआ करता था और भी अफ्रीका वगैरह सारी जो है कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटेन की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाल रखा है कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है तो वो या तो अगर सेम कोर्ट में होगा, या फिर कोई एनी अदर कोर्ट में होगा, या फिर एनी अदर कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया होगा, या फिर बिफोर सुप्रीम कोर्ट होगा। वहां इन सब चारों कोर्ट में अगर वो पेंडिंग होगा तो भी जो है, अब बाद में किया गया जो सूट है, जो बाद में फाइल की गई जो सूट है, उसमें उसको विचाराधीन नहीं किया जाएगा जब तक अनटिल एंड अनलेस ये कोर्ट अपने डिसीजन उसमें नहीं दे देते। जो पांचवा एसेंशियल है वो लिखा हुआ है कि द कोर्ट इन विच प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग मस्ट बी अ कोर्ट ऑफ जुडिक्शन कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। इसका जो है केस लॉ है निर्मल सिंह वर्सेस ओम प्रकाश, ऑल इंडिया रिपोर्ट का 1965 का एक केस लॉ है। पांचवा जो एलिमेंट है इसका, द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। यानी कि सेम टाइटल में जो है वो दोनों जो है सूट फिल किए गए होंगे, तो उस केस में भी जो है सेक्शन 10 अप्लाई होगा। यानी कि विचाराधीन न्यायालय वाला जो कॉन्सेप्ट लगेगा, रेस सब जुडाइस लगेगा। यानी कि एक साथ पे दोनों सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वन सूट एट वन टाइम। इससे क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट जो है रोकी जाती है केस में, क्योंकि कोर्ट में वैसे केसेस बहुत सारे लंबित हैं। इससे कोर्ट के रिसोर्सेज भी खत्म होते हैं, इससे कोर्ट का टाइम भी बर्बाद होता है। तो सिंपल सी बात यही है सेक्शन 10 में। फिर आपको ये देखना है कि जो अभी मैंने प्रोविजंस बताए थे विच आर कंटेंट इन सेक्शन 10 आर मैंडेटरी। ये जो है बाध्यकारी या फिर आज्ञात्मक हैं। ये जो है जज की डिस्क्रिप्शन पे नहीं होगा कि चलो वाली कोर्ट में तो मैटर चल ही रहा है, मैं भी इंटरटेन कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जज को पता होना चाहिए कि अगर कोई मैटर जो है दूसरे कोर्ट में चल रहा है तो वो उसको बिल्कुल भी इंटरटेन ना करे। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट यूज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। एक इसका केस लॉ है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राम बहादुर, 1962 का ये केस है। इसकी इल्यूस्ट्रेशन देखते हैं। इल्यूस्ट्रेशन में मैंने सिंपल इतना लिखा है कि ए और बी आपस में जो है इसमें क्या लिखा है कि बी जो कलकत्ता का निवासी है और उसका अभिकर्ता एजेंट ए है। यानी कि यहाँ पे जो ए है वो बी का सर्वेंट है या एजेंट है, जो उसके बी के बिहाफ में काम कर रहा है। यानी कि बी किसी भी चीज का मालिक है, यानी कि कोई बिजनेस करता है। अब कोई भी हेर फेर हो जाती है इनके बीच में,
ए यानी कि बी जो है इसको इसके किए गए कार्य का जो है, इसके किए गए वर्क का पैसा नहीं देता बी, ठीक है, बी मालिक है। अब ए क्या करता है, बी के खिलाफ केस कर देता है। पहला केस वो कहाँ करता है, क्योंकि वो जो है कहाँ का रहने वाला है, जो ए है, ए जो है वो कैलीकट का रहने वाला है, ठीक है, ये इस चीज़ को ध्यान देना। और जो बी है वो कलकत्ता का है, जो मालिक है वो कलकत्ता रहता है, और जो इसका एजेंट है वो कहाँ रहता है, कैलीकट। कैलीकट कहाँ है, केरला में। इसे बोलते हैं कोझिकोड, क्योंकि ये उस टाइम का कानून बना हुआ। उस समय जो है हमारे पास जो है 3 मेन कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटेन की। एक हुआ करती थी मद्रास साइड पे, एक हुआ करती थी इम्पोर्टेंट जो कॉलोनी थी वो बंगाल में थी, और दूसरी थी बॉम्बे में। तीनों जो है कॉलोनीज हुआ करती थी। तो इसलिए उस समय का एग्जाम्पल इसमें बुक में दिया हुआ है। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा था कि जो ए है वो कैलीकट का निवासी है, जो कि एजेंट है। बी जो है मालिक है वो कलकत्ता का रहने वाला है। अब किसी अकाउंट को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ए जो है बी को सूट करता है, ये बोलता है मेरे पैसे दे, मालिक नहीं देता। तो ए क्या करता है, ए जो है एक कहाँ पर, एक तो कलकत्ता के कोर्ट में केस कर देता है, यानी कि जिसका जो है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो कहाँ हो गया, कलकत्ता में हो गया। या फिर आप ये समझ लीजिए ए जो है वो पहले तो कैलीकट का रहने वाला है, वो कैलीकट में ही जो है एक सूट जो है दायर कर देता है, कहाँ, कैलीकट में, और दूसरा सूट करता है कलकत्ता में। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है दोनों जगह सूट फाइल कर देता है। ए जो है दोनों जगह जो है सूट फाइल कर देता है। ए कैलीकट में भी सूट फाइल करता है, ए कलकत्ता में भी फाइल कर देता है। अब यहाँ पर इंटेंशन देखना है इसका, पार्टी सेम है, ए और बी ही है, ठीक है। पार्टी ए है, पार्टी बी है, दो पार्टी हैं। जो मैटर इन डिस्प्यूट है, यानी कि जो पैसों का लेन देन है वो भी सेम ही है, वो भी चेंज नहीं हुआ है। और तीसरा जो है जुडिक्शन की बात की गई है कि एक कैलीकट का है, और जो एक कोर्ट जो है कैलीकट में है और जो दूसरा कोर्ट है कलकत्ता में है। ये जो है पहला वाला जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो कैलीकट में फाइल करता है, और अगर वो इनफ कॉम्पिटेंट है, यानी कि जुडिक्शन है उसके पास उस केस को देखने का, तो जो है कलकत्ता वाला कोर्ट इस सूट को अपने वहाँ इसका ट्रायल नहीं चलाएगा, ठीक है। तो एक बार हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैंने ये बताया था, ये केस बताया था कि मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राम बहादुर 1962 का। इसमें ये बताया गया था कि कोर्ट कैन नॉट यूज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर वाइल सीइंग सेक्शन 10, वाइल सीइंग एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10। हिंदी में देखिए, बी जो कलकत्ता का निवासी, ये वाला एग्जाम्पल है। बी रिजाइडिंग इन कलकत्ता हैज एन एजेंट ए एट कैलीकट एम्प्लॉयड टू सेल हिज गुड। ए sues बी इन कैलीकट on account of balance due in respect of dealing between him and B during the pendency of suit in Calicut, जिसको अभी कोझिकोड बोलते हैं। B institutes suit against A in Calcutta for an account and for damages caused by A's negligence. Here अब देखना है क्या, here matter in issue is directly and substantially in issue in these suits, that is दोनों सूट जो हैं, दोनों सूट में सेम पार्टी हैं, मैटर जो है सेम है। दूसरा जो है बोथ द सूट्स आर बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। इफ द कोर्ट एट कैलीकट इज अ कोर्ट ऑफ जुडिक्शन कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ इन बी सूट, so the Calcutta court must not proceed with the trial, and the suit in Calicut court being the one instituted prior in point of time of suit should alone be precluded with proceeding. कि अब तो इतने में जो है सेक्शन 10 निपट गया। इसका जो एक्सप्लेनेशन कहता है वो कहता है, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि कोर्ट सेम है, ए है बी है, एक कोर्ट इंडिया में है दूसरी कोर्ट बाहर है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि कोर्ट जो है बी कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है, निलंबित है, इसलिए जो है ए वाला कोर्ट यहाँ पे विचारण नहीं करेगा, जो सूट का जो है ट्रायल वो नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज कि बी में ऑलरेडी चल रहा है। रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि बी जो है वहाँ है, दूसरी वाले आउट ऑफ बियॉन्ड इंडिया है, तो वहाँ इसलिए जो है यहाँ पर केस इंडिया ए वाला जो केस जो है इंडिया में जो कोर्ट है वो सूट
जो है सूट का जो है ट्रायल कर सकता है। सिंपल सी बात ये है। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर इंडिया के बाहर अगर कोई केस चल रहा है जो पहले जो है सूट किया गया है, कोई भी केस जो है पहले सूट किया गया है, वही जो है वही सूट बिटवीन द सेम पर्सन्स, बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम सब्जेक्ट, फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, फॉर द सेम रिलीफ, ठीक है, उसको जो है इंडिया में भी अगर वो कोर्ट इंडिया में अगर दायर करना चाहता है, इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो वहाँ पे भी कर सकता है, रिस्पेक्टिव कि वो जो है केस कहीं पे भी कहीं बाहर कोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको मैंने आपके लिए जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है। यदि ए और बी दोनों पार्टीज हैं, ए जो है बी का अभिकर्ता यानी कि बी का एजेंट है, यहाँ पे मालिक बी को बना दिया, बी का एजेंट है, और जो कि कोलंबो श्रीलंका में रहता है, कोलंबो के न्यायालय में ए के विरुद्ध वाद संस्थित करता है, जो कलकत्ता के न्यायालय को बी द्वारा संस्थित वाद के स्थगन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोलंबो का न्यायालय विदेशी न्यायालय है। क्योंकि एक जो है लैंग्वेज लिखी है हमारे उसमें फॉरेन कोर्ट, तो जो भी आप ना ये पढ़ लेना। कुल मिलाने कहने वाली बात ये है जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अगर अपील की बात करें, देखिए अपील तो बेसिकली ना होता क्या है, अपील उसी चीज की जा सकती है जिसका जो है कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, कोई डिक्री दे दी है। अब यहाँ पर कोई डिक्री थोड़ा दी है, इसलिए सेक्शन 10 में दिया गया जो ऑर्डर है उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगी।